Hi everyone, I am Dr. Anisha and I welcome you to my channel. In the last few videos, we were discussing about various conditions and lesions of the oral cavity, which were related to tobacco chewing. But in today's discussion, आपने already thumbnail में देख लिया होगा. आज के discussion में I am going to discuss one of the most important as well as one of the most common topics in the field of dentistry. That is mechanism of action of local anesthesia. Like ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक डेंटल स्टूडेंट एज वेल एज डेंटल प्रैक्टिशनर को यूज टू होना चाहिए इस टॉपिक से. जहां तक मैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूं तो जब आप क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में आप एंटर करते हो तो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट्स of interventional dentistry is your application of local anesthesia. तो ये जो टॉपिक है वो थ्रू एंड थ्रू आपको पता होना चाहिए so that जो आपका ट्रीटमेंट है, जो आप इंटरवेंशन कर रहे हो पेशेंट में, वो एक बहुत ही पेनलेस एंड एफिशिएंट इंटरवेंशन हो. Now, as well as practitioners are concerned, interns are concerned, आपको already पता है एक local anesthetic agent का क्या value है in the field of dentistry. So again, to recapitulate and to go through the topic, I am giving a detailed discussion. We are having a detailed discussion in today's video, and also this topic is was requested by one of the subscribers. So I hope I make it clear to you. So before starting the discussion, I would like you to kindly subscribe to my channel for further videos. So before starting the discussion, मैं एक outline आपको देना चाहती हूँ कि हम basically इस topic में what all things are we gonna cover. So आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी. देन वी विल मूव ऑन टू द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ द नर्व कंडक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था. बट so as to know the mechanism of action of local anesthesia, जो आपका local anesthetic agent है, उसके mechanism of action को समझने के लिए firstly we need to know, it is very important to know कि एक normal nerve conduction की physiology क्या है and electrochemistry क्या है. तो सबसे पहले अगर मैं एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री में इंट्रोडक्शन दूं तो हमें सभी को मालूम है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री एंड द मोस्ट कॉमनली ड्रग्स विच आर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री आर बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ओनली, राइट. एंड जब भी आप किसी पेशेंट से बात करेंगे तो डेंटिस्ट्री एंड पेन is more or less seems synonymous. आप कभी भी किसी भी पेशेंट में जिसे इंटरवेंशनल डेंटिस्ट्री के से गो थ्रू होना पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन और एनी पेरियोडोंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स और एनी सिम्टोमेटिक एंडोडोंटिक थेरेपी, तो आप जब भी उन पेशेंट से गो थ्रू होंगे यू विल गेट टू नो दैट pain has always been the integral part of the treatment. But this has to be taken care of. आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए that should be painless, and for that you need to know all about the local anesthetic agents, its mechanism of action and all. So अगर मैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की बात करूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर नोइंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो फर्स्टली जो भी आप लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए. नाउ द एक्शन शुड बी रिवर्सिबल, ऑलराइट. ऑल्सो द एक्शन शुड बी रैपिड. जब आप एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को इंजेक्ट करें तो जो उसका एक्शन है वो बिल्कुल रैपिड ऑनसेट होना चाहिए. देन जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो सूटेबल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उसे
वो जो एजेंट है वो फॉलो करना चाहिए। देन जो आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है वो इतना वर्सेटाइल होना चाहिए कि या तो आप उसे टॉपिकली यूज करें या फिर आप सिस्टमेटिकली आप पेशेंट में इंजेक्ट करें। देन इट शुड बी नॉन इरिटेंट टू योर पेशेंट and it should not cause any permanent damage to the patient. Then अगर मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं तो ना ही कोई लोकल टॉक्सिसिटी हो और ना ही सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होनी चाहिए। देन इट शुड बी केमिकली स्टेबल एंड इट शुड हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड फाइनली इट शुड बी स्टरलाइजेबल and also it should not cause any allergy to your patient. So this was a very basic ideal properties anesthetic agent should possess. इसके बाद we'll be moving on to the normal electrophysiology and electrochemistry of nerve conduction. Now let us move on to the electrophysiology of nerve conduction. अगर मैं एक नर्व कंडक्शन के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले हमें फिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है एक नर्व सेल की। तो लेट अस अज्यूम वी हैव अ नर्व सेल जिसमें कि वी हैव एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, ओके, ECF एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स। नाउ अगर मैं जो आपका एक्सॉन है, जो आपका नर्व सेल है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जो आपका ECF है उसमें जो आपके सोडियम आयंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन एक नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे इट इज हाई, ऑलराइट। एंड जो आपका इंटरनल सेल्यूलर एरिया है, जो आपका ICF है, उसमें आपका जो पोटेशियम आयंस हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। सो नर्व पॉसेस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -70 MV, okay, millivolt that exist across the nerve membrane, which is produced by the difference in concentration of ions on either side of the membrane, as I already told you, right? Now the interior is mostly negative. So the main thing which is to be kept in mind is जो आपका internal environment होगा, सेल के अंदर का environment होगा, that is negative normally, all right, and in relation to the exterior environment, all right. Now let us assume there is a stimulus given. An initial phase of slow depolarization is initiated. जब आप एक stimulus देंगे तो जो first change आपको नजर आएगा that will be the initiation of the slow depolarization. Now I already told you what happens is जो आपका resting membrane potential है that is your -70 millivolt. जब आप एक stimulus देंगे तो जो सबसे पहला step होगा towards the slow depolarization. Now depolarization जो है वो basically दो parts में we study. Firstly there is slow depolarization. तो जो आपका स्लो डिपोलराइजेशन वाला फेज होगा उसमें जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा विच वाज -70 मिलीवोल्ट इनिशियली, वो जो है वो -50 to -60 मिलीवोल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव था इनिशियली, वो इवेंचुअली थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ऑलराइट। -70 से -60 to -50 मिलीवोल्ट हो जाएगा। नाउ द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल्स। दैट मीन्स जो बाहर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा था वो चैनल्स के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस, राइट। सो दैट इज वाई जो आपका स्लो डिपोलराइजेशन फेज है विच इज द स्टेप 1A, इसमें आपका जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट बिकम्स मोर पॉजिटिव, स्लाइटली मोर पॉजिटिव, एंड जो आपका सोडियम आयंस का जो इनफ्लक्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट। नाउ लेट अस कम टू 1B where the falling potential reaches a critical level. Now what happens is
जैसे जैसे आपका जो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो रीच हो रहा है, दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऑलराइट, what happens is there is rapid phase of depolarization. Now we already got to know what is slow depolarization, and now after slow depolarization जैसे जैसे internal environment slightly more positive होता जा रहा है, you will reach a critical level and जिसके बाद rapid phase of depolarization takes place. Now this point is known as threshold potential or firing threshold. Now जिस point पे rapid depolarization शुरू हो जाए, that point is known as your threshold potential or your firing potential. Alright. Now let us come to 1C, जहाँ पे this phase of rapid depolarization results in reversal of the electric potential across the nerve membrane. Now you will get to know, जब आप इनिशियली एक स्टिमुलस दे रहे थे तो जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था दैट वाज -70 मिलीवोल्ट, राइट. नाउ अब जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया एंड स्टिमुलस देने के बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए और बाहर से सोडियम सेल के अंदर इन्फ्लक्स होने लगा, तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज डीपोलराइजेशन शुरू हो गया. देयर वाज स्लो डीपोलराइजेशन जिसमें कि जो इंटरनल थ्रेशोल्ड था, जो इंटरनल पोटेंशियल था दैट वाज -60 to -50 मिलीवोल्ट. देन यू रीच्ड अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जिसके बाद रैपिडली डीपोलराइजेशन होने लगा, एंड ये रैपिडली डीपोलराइजेशन होते होते you reached the peak of the depolarization, peak of the action potential, जहां पे जो आपका internal जो potential था that became +40 millivolt. Now इससे क्या समझ में आता है कि there was a reversal जिसमें कि -70 से आप +70 मिलीवोल्ट पे आप पहुंच गए हो. ओके, नाउ this interior is now positive in comparison to the external environment. जो भी आपका external environment में potential था उसके comparison में जो आपका internal environment का potential है that has become positive. All right. Now this was all about your depolarization. Okay. Now let us move on to the next step. अब जब आप स्टेप 2 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट हैपेंस इज, जब आपका डीपोलराइजेशन हो जाता है, आफ्टर डीपोलराइजेशन द नेक्स्ट स्टेप इज द रीपोलराइजेशन. ओके, सो रीपोलराइजेशन अकर्स आफ्टर डीपोलराइजेशन. इसमें क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वापस +40 से ड्रॉप होगा. ओके, देन इट विल बिकम मोर नेगेटिव. अब जब +40 से माइनस में आना है तो इट हैज टू बिकम मोर नेगेटिव. तो मोर नेगेटिव बनने के लिए व्हाट विल हैपन इज, जो आपका सोडियम चैनल था वो बंद हो जाएगा एंड उसकी जगह जो आपका पोटेशियम चैनल है वो खुल जाएगा एंड देयर विल बी इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयंस. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ये आपका रिपोलराइजेशन का स्टेप है उसमें जो आपके पोटेशियम के जो चैनल्स हैं दे हैव ओपन्ड. जो आपका इंटरनली पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनिशियली फिजियोलॉजिकली जो आपका सेल होता है, नर्व सेल, उसमें जो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट होता है उसमें सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज टू मच, और इंटरनली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो आपका पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज टू मच. ओके, तो फाइनली जब आप रिपोलराइजेशन स्टेप पे आते हो, जब आपको इंटरनली जो आपका पोटेंशियल है उसे आपको नेगेटिव बनाना होता है, तो आप क्या करेंगे, जो बेसिकली सेल होता है, जो आपका नर्व सेल है, व्हाट विल इट डू इज, जो पोटेशियम है उसके सेल के अंदर में उसका इफ्लेक्स करना शुरू कर देगा वो. ठीक है, तो फाइनली जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट का, दैट इज अचीव्ड. सो एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 1 मिलीसेकेंड्स ओनली, जिसमें कि द थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज, जो आपका डीपोलराइजेशन का जो टाइम होता है दैट टेक्स अराउंड 0.3 मिलीसेकेंड्स.
ओके एंड जो आपका रीपोलराइजेशन की जो टाइमिंग होती है दैट इज योर 0.7 मिली सेकेंड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द नर्व कंडक्शन. ओके, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए नर्व कंडक्शन में तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट and which also regulate this physiology. So firstly there is concentration of electrolyte in axoplasm and ECF. all right, जो आपका एक्सॉन है उसके बाहर और एक्सोप्लाज्म के अंदर जो concentration of electrolyte है that is one of the factors which regulate this physiology. And जो आपका second factor है that is the permeability of the nerve membrane to sodium and potassium. So basically जो भी आपका physiology हो रहा है वो सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस के वजह से ये फिजियोलॉजी होती है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस जब मैं रेस्टिंग स्टेट की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपसे बोला जैसे ही आप एक स्टिमुलस देंगे तो रेस्टिंग स्टेट में देयर विल बी स्लाइट इनफ्लक्स और परमेबिलिटी टू द सोडियम आयंस. राइट नाउ जो आपके पोटेशियम आयंस हैं रेस्टिंग स्टेट में वो फ्रीली परमेबल होते हैं. ओके, नाउ क्लोराइड आयंस जो हैं दे आर ऑल्सो फ्रीली परमेबल. ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज व्हाई ओनली सोडियम मूव्स and why not potassium moves outside, okay, in the resting stage. So the reason is अंदर जो आपका axon में जो आपका overall charge है I already told you that is negatively charged. तो that negative charge attracts the positive potassium ions. So that is why जो आपका पोटेशियम आयंस है उसकी टेंडेंसी इफ्लक्स की नहीं होती है यूजुअली रेस्टिंग स्टेट में. ऑल राइट, सो दिस इज द रीजन व्हाई पोटेशियम रिमेन्स इनटू द एक्सोप्लाज्म, ओके, इन द नर्व सेल. सो दिस वाज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ द रेस्टिंग स्टेट. Now let us move on to the depolarization. जब आपने एक stimulus दिया and when there is initiation of the slow depolarization firstly, so what happens is there will be increased permeability to the sodium ions. This is the first step I already told you. Now this happens because जब आप एक stimulus देते हो तो जो आपके channels के जो gate हैं, जो channels हैं that becomes widened, okay, they are widely opened. So that is why there is a transient movement of the sodium ions into the cell, nerve cell. All right, now when they reach the threshold potential or firing potential due to the sodium influx, then there will be initiation of the rapid depolarization. Right, so at the peak of the action potential the electric potential is reversed. I already told you जब सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड जब एक्शन पोटेंशियल का पीक रीच हो जाएगा तब जो इंटरनल एनवायरनमेंट का जो चार्ज होता है दैट इज हाईली पॉजिटिव. इट इज +40 millivolt and it is basically due to the influx, more and more influx of the sodium ions from the ECF. All right, and I already told you it takes around 0.3 milliseconds for the depolarization to happen. Now finally moving on to the repolarization state. अब depolarization से repolarization की क्या electrochemistry है we are gonna discuss again. So what happens is action potential is terminated when the nerve cell starts to repolarize. Fine, and it is caused by the extinction of the sodium influx. So I already told you जब repolarization शुरू होने का रहता है, जब repolarization initiate होता है तो basically it is because of two reasons. Firstly, जो आपका सोडियम का जो influx था वो stop हो जाता है and secondly I already told you जो आपका पोटेशियम का efflux है, जो outgoing of पोटेशियम आयंस हैं वो इनिशिएट हो जाता है. यू कैन ऑलरेडी सी इन द पिक्चर. सो इट इज कॉज्ड बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ द सोडियम इनफ्लक्स एंड देयर इज इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयंस. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज देयर इज रिटर्न टू द resting membrane potential of -70 millivolt. And one more thing which I would like you to know is
ये जो डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम का इन्फ्लक्स है और रीपोलराइजेशन के टाइम पे पोटेशियम का इफ्लक्स है, दैट इज बोथ पैसिवली डन. No energy consumption is seen in both the processes. ये दोनों passively होता है. All right. So this was all about the electrochemistry which we see during nerve conduction. Now एक छोटा सा point है which is to be kept in mind. After the return of the membrane potential to its original level of -70 millivolt, जब -70 millivolt achieve हो जाता है, तो it has been seen that there is slight excess of the sodium within the cell, all right, within the exoplasm. तो जब एक स्लाइट एक्सेस हो जाता है सेल, नर्व सेल के अंदर में सोडियम आयंस का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ओरिजिनली सोडियम आयंस बाहर ज्यादा होते हैं, सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा पाए जाते हैं. बट जब आपका रीपोलराइजेशन होता है तो जो आपका सेल के अंदर में एक्सोप्लाज्म में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्लाइटली ज्यादा हो जाता है. नाउ वी नीड टू बैलेंस दैट, एंड फॉर दैट व्हाट हैपेंस इज एटीपी को मेटाबोलाइज करके जो सेल है एनर्जी कंज्यूम करके the cell takes the sodium ions and moves it out of the cell. All right, so what happens is sodium pumps come into play. You have already heard about sodium pump. So sodium pump comes into play by the expense of energy to move sodium out of the cell against the concentration gradient. So basically this energy comes from the ATP metabolism. All right, so this was all about the normal electrochemistry of the nerve conduction. After this we will be moving on to the actual mechanism of action of local anesthetic agents. Now let us move on to the mechanism of action of local anesthetic agent. But LA के mechanism of action को शुरू करने से पहले I would like you to know about something. LA का जो mechanism of action है that basically depends upon two factors. So they are diffusion of drug through the nerve sheath. Okay. So firstly जो आपका anesthetic agent है उसका diffusion is one of the most important factor which determines the activity of or onset of local anesthetic agent. And secondly, the binding of the receptor site in the ion channel. So firstly, I'll again repeat, जो आपका LA agent है, okay, उसका diffusion important है within the nerve sheath, and the second important thing is your binding. Okay, so one of the most important point which is to be kept in mind is जहां तक diffusion की बात है, तो diffusion के लिए जो आपका एजेंट का जो uncharged lipid soluble free base form होगा, okay, वो responsible है diffusion के लिए into the cell membrane. So this is the thumb rule which you all need to know. जो आपका anesthetic agent होगा, अगर वो फ्री फॉर्म लिपिड सॉल्युबल एंड अनचार्ज्ड होगा, उसमें वो कैटायन या एनायनिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो अनचार्ज्ड फ्री फॉर्म एंड लिपिड सॉल्युबल अगर एजेंट होगा तो दैट काइंड ऑफ फॉर्म इज इजीली डिफ्यूजिबल इनटू द नर्व शीथ. नाउ जहां तक बाइंडिंग की बात है, तो जो आपका एजेंट होगा जिसके साथ H+ अटैच्ड होगा, that form is going to bind with the receptor and block. You can see in the picture also, जो आपका bound form है that is going to bind with the receptor. So this is a basic thumb rule which I wanted you to know before starting the mechanism of action of the local anesthetic agent. So let us move on to the flow chart. Firstly, when I talk about the local anesthetic agent का mechanism of action, तो firstly what happens is आप patient को local anesthetic agent आप inject करोगे, okay, और आप apply करोगे topically. So it diffuses through the cell membrane. The first step is the diffusion through the cell membrane. I have already told you what form is suitable for the diffusion into the cell membrane. All right. Now this diffused agent now
will now bind to the voltage gated sodium channel. So there is a voltage gated sodium channel already present, I already told you. So this form will, agent का जो आपका form है, bound form है, cationic form है, that will go and bind to the voltage gated sodium channel and it will block the entry of the sodium into the cell. All right, जो मैंने आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो सोडियम आयंस है उसकी टेंडेंसी है एक्शन पोटेंशियल को होने के लिए, whenever you want an action potential to happen, the first and foremost thing which will happen is the influx of the sodium ions, right? So now जब आप लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हो, you don't want any action potential to happen, right? So what you will do is, ये जो आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है that will go and bind to the sodium gated channel, voltage gated sodium channel, and वहां पे ये जो सोडियम की जो एंट्री है सेल के अंदर में, ये उसे ब्लॉक कर देगा. Now since your sodium channel is blocked, what will happen is, ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन का जो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है that is gonna raise. Okay, it raises the threshold potential for excitation. So now what happens is, जो आपका स्टिम्युलस है वो उस थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल तक रीच नहीं हो पाएगा. जो आपका जो अगर ये रीच नहीं हो पाएगा तो जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो इट विल नॉट हैपन. ओके, एंड अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो ऑब्वियसली नर्व कंडक्शन नहीं होगी. सो फाइनली आफ्टर द थ्रेशहोल्ड फॉर एक्साइटेशन इज raised, there will be no generation and conduction of the action potential, and finally your goal is reached. There will be local anesthesia over that area. So this was a very simple, very easiest mechanism of action of any local anesthetic agent. Now जो भी आपका different kinds of local anesthetic agent है which we are gonna study in the next video, एक detailed तरीके से I would like to discuss about the local anesthetic agent, उनके types, ओके, उनके उनसे रिलेटेड टॉक्सिसिटी, ये सारे मैं अगले वीडियो में आई एम गोना डिस्कस. सो फॉर नाउ दिस वाज अ शॉर्टेस्ट mechanism of action of local anesthetic agent, but for that you need to know about the normal physiology and normal electrochemistry of the nerve conduction. So this was all about the mechanism of action. How does a local anesthetic agent work? So basically it blocks the sodium gated channel, जिसके वजह से जो सोडियम की एंट्री है सेल के अंदर में वो नहीं हो पाएगी, एंड जिससे कि आपका थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल जो है वो रेज हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल, एंड फाइनली नो कंडक्शन और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिससे कि आपका जो एरिया है दैट एरिया इज गोना गेट एनेस्थेटाइज्ड. So I hope you understood this mechanism of action of local anesthetic agent. I have tried to make it clear for you, and if you have any doubt you can get back to me in the comment section. And if you like the video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.